पाकिस्तान के सरकारी इदारे अवाम के मफाद आमा के लिए काम करते हैं। ये मफाद आमा का काम जिसमें अवाम अपनी मजबूरियां लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें बेहतरी का हल बताया जाता है, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाता है। यही मकासद हैं हर किसी सरकारी इदारे के। लेकिन क्या हकीकत इसी जैसी है या फिर इसके बरक्स है? सरकारी इदारों के लोग किन अफराद को निशाना बनाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनसे क्या कुछ करवाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कौन कौन से सरकारी इदारे ऐसे हैं जो माफियाज के हाथों इस वक्त बेबस हो चुके हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सरकारी इदारों की अगर दर्जाबंदी की जाए तो कितने सरकारी इदारे ऐसे हैं जो माफियाज के हाथ में चले गए हैं, या फिर कुछ लोग वो सरकारी इदारे का सहारा लेकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं? या सर, ये एक बड़ी खौफनाक सूरत पैदा हो चुकी है और इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। जिस वक्त ये रिपोर्ट तैयार हो रही थी तो मैं भी किसी के पास बैठा था, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरे पास ये मौजूद हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में बड़े बड़े अहम इंकशाफात हैं, बड़ी बड़ी अहम चीज़ें हैं। हो क्या रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चंद एक ऐसे महकमे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाकायदा एक ऐसे माफिया मौजूद है जो सरकारी अफसरान और प्राइवेट अफराद जो हैं माफिया के लोग, उनके साथ वो मिली भगत करके करते हैं। एंटी करप्शन, महकमा माल, पुलिस, महकमा हेल्थ और उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, LDA। ये यानी पूरे पाकिस्तान में जहाँ में टाउट की बात कर हो क्या रहा है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक होता क्या है कि जी ये माफिया इस कदर बासर होता है कि ये मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ दरखास्तें देते हैं। वहाँ का सरकारी अफसरान इनके साथ मिले होते हैं। फिर होता क्या है कि उन लोगों को बुलाया जाता है। जब उनको बुलाया जाता है, उनको बुलाकर उनको तंग किया जाता है। इस तरीके से तंग किया जाता है कि वो लोग बेचारे उस केस में हों या ना हों, दोनों सूरतों में वो इस कदर तंग हो जाते हैं कि फौरी तौर पर बात मुक मका की तरफ आ जाती है और पता चलता है कि जनाब वो प्राइवेट शख्स जिसने एप्लीकेशन दी वो बाहर किसी जगह बैठ के डील करता है, सरकारी अफसर को उसका हिस्सा जाता है और प्राइवेट शख्स को उसके हिस्सा जाता है, और फिर सरकारी इदारे इसमें इस्तेमाल होते हैं और माफिया जो है वो भी काम करता है। इसी तरह ये जो मैंने महकमों, जिन महकमों के नाम नहीं, इन महकमों में उन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन महकमों में सबसे ज़्यादा ये काम हो रहा है। अच्छा, एक में हमारी स्क्रीन पे चाह रहा है, एक हमने उसी रिपोर्ट्स में से जो तैयार कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स लिया तो उसमें पता चला कि जनाब एंटी करप्शन एक बड़ा, देखें कौन नफीस, नो डाउट बेइंतहा अच्छे आदमी हैं, DG एंटी करप्शन बेइंतहा अच्छा काम कर रहे हैं और मेरिट पे उनकी चीज़ें सामने आती हैं। अब उन्हीं के दौर में एक रिपोर्ट बनती है जिस रिपोर्ट में बाकायदा 4 दफ़ा उस इन्वेस्टिगेशन में लोग जो हैं वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं। बेगुनाह साबित होकर डिस्चार्ज की तरफ चली जाती है। फिर क्या होता है कि एक शख्स आते हैं, फिर एक माफिया आता है। जहाँ से काम शुरू हुआ वो माफिया जो है वो एक एप्लीकेशन फिर देता है और फिर देखें कैसी कमाल बात है, उसकी एप्लीकेशन पे दोबारा इंक्वायरी शुरू हो जाती है। फिर वो कहीं बैठ के माफिया जो है वो कहता जब पैसों का लेन देन करता है, एक एप्लीकेशन उसी माफिया के खिलाफ जिस पे ये सारा काम शुरू हुआ आती है, जिसमें लिखा जाता है कि जी दरखास्त बराए कार्रवाई बरखिलाफ सफियान नसीर, मोहम्मद अफजल, नईम पाशा, मोहम्मद मुशर्रफ, शिकायत कुनगान बाबत इंक्वायरी फला 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 के साहिल जो है फला फला जगह के रहने वाले हैं और इनको फला फला लोग जो है वो बगैर बराबर ये जो कर रहे हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, एंटी करप्शन में देते हैं। अच्छा, एंटी करप्शन से निकलता कोई तो इसी तरह सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, चाहे वो चारों सूबों में कहीं भी हो, गवर्नमेंट वहाँ पे चले जाते हैं। फिर पुलिस के अंदर फिर एक ये भी इंकशाफ हुआ कि बाकायदा जिसका पुलिस ने भी पिछले दिनों इंकशाफ किया कि अब तो खवातीन के भी ऐसे गैंग मौजूद थे जो खुद पर्चे FIRs कराती थी। आपको पता पिछले दिनों में एक MPA पे हरासमेंट का पर्चा कराने वाली औरत पता चला उसमें 16 पर्चे थे, मुख्तलिफ नाम चेंज करके कराती थी, लोगों पे दीगर इल्ज़ाम लगाने वाली, मतलब ये एक गैंग थे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकारी इदारों के अंदर इन गैंग को सपोर्ट क्यों किया जाता है? ये एक शख्स जो एक से ज़्यादा, अब ये जो एप्लीकेशन है जिसका मैंने हवाला दिया है इसके मुताबिक उन्होंने लिखा है कि ये लोग दर्जनों एप्लीकेशनें दे चुके हैं। अब समझ नहीं आती मुझे कि ये दर्जनों एप्लीकेशन देने वाले मुख्तलिफ इदारों में जो माफियास के लोग हैं, क्या हमारे सरकारी इदारे के अफसरान ये सोचते नहीं कि इनके दिल में इतना दर्द है कि हर शख्स के अलावा ये एप्लीकेशन देते हैं, इनका मकसद क्या है? फिर अचानक सुलह किस तरह हो जाती है, फिर अचानक वो सारी बुराई ख़त्म किस तरह हो जाती है? तो या सर इस पर एक रिपोर्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट में मैंने जो आपको 5 इदारों के नाम लिए हैं, इन इदारों के हवाले से चेक किया जा रहा है और बाकायदा कोई 1300 के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं
जिनके मतलब ये चीज़ें सामने आई हैं कि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों एप्लीकेशनें दी हैं, दर्जनों लोगों के खिलाफ ये जाते हैं, फिर उनको जाकर वहाँ पे उनकी इंक्वायरियाँ करवाते हैं। और मैं माजरत से कहूँ, वहाँ पे तो मुझे ये भी एक ज़िम्मेदार शख्स ने कहा, भाई आपके मीडिया से तल्लक रखने वाले भी बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। मैंने कहा भाई वो किस तरह? उसने कहा जनाब मीडिया के, आप ही के मीडिया के लोग सिफारिशें करते हैं, आप ही के मीडिया के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके ऐसी खबरें भी लगा देते हैं कि जिसके बाद हमें मजबूरन एक्शन लेना पड़ता। तो मैंने कहा भाई खबर कोई भी लग जाए, अगर खबर गलत है तो आप क्या गलत खबर पे भी एक्शन लेंगे, झूठी खबर पे भी एक्शन लेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा जी क्या करें। असल में मामला कुछ और है। मामला यह है कि चोर और चौकीदार आपस में मिले होते हैं। कई सरकारी अफसरान, इन अदारों के अंदर सरकारी अफसरान आपस में मिले होते हैं। आपको पता है ये क्या होता है? मसलन ठेकेदारी लेने, ठेकेदारी कर रहा है, एक शख्स उठेगा, एक एप्लीकेशन दे देगा एंटी करप्शन में, एक उठेगा जाके नैब में दे देगा, उसके बाद वो बेचारा आके उनके साथ तरले मिन्नता करेगा, खत्म हो जाएगा। अगर उस ठेकेदार ने करप्शन किया तो फिर क्यों छोड़ा जाए उसे? अगर किसी एक्सी ने करप्शन किया है, किसी सरकारी बंदे ने, प्राइवेट बंदे ने करप्शन किया है, किसी पटवारी ने करप्शन किया है, उसे क्यों छोड़ा जाए? सवाल तो जायज है कि क्यों छोड़ा जाए, लेकिन क्या ये चेन बेनकाब हुई है? क्या ऐसा है कि लाहौर में भी वही ग्रुप कार्रवाई करवा रहा हो, वही गिरोह मुकदमे में मुद्दई हो और फैसलाबाद में भी हो तो वही मुद्दई? मजे वाली बात है, मैंने जो आपको नाम दिए वो कारे के हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। मैंने तो उस रिपोर्ट में से कुछ कागज निकाल लिए, की तो बात ध्यानती होती है ना, निकाल लेना, लेकिन हमने खबर देनी होती है, हमारे पास चीज़ होती है। निकाली तो मैंने तो कल जाके पूछना है उस महकमे से भी कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। 6 महकमों के मेरे पास आई, तो मैंने 6 की 6 महकमों से पूछनी है कि जब आपकी पहली इंक्वायरियाँ अगर गलत थी तो फिर दूसरी इंक्वायरी किस तरह दुरुस्त होगी, तीसरी इंक्वायरी किस तरह दुरुस्त होगी? फिर यही लोग, इनके अगर इन सब के दिलों में दर्द है तो फिर मुलज़म बच के क्यों जाता है ऐसा? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक बहुत बड़ा सवाल कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे वक्त में कि जब इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है तो असल जो मजलूम है उसको इंसाफ नहीं मिलता और इस तरह के गिरोह अपना फायदा उठाकर किसी मजलूम का भी हक मार लेते हैं। अगर किसी एक्सी ने करप्शन किया है, किसी सरकारी बंदे ने, प्राइवेट बंदे ने करप्शन किया है, किसी पटवारी ने करप्शन किया है, उसे क्यों छोड़ा जाए? सवाल तो जायज है कि क्यों छोड़ा जाए, लेकिन क्या ये चेन बेनकाब हुई है? क्या ऐसा है कि लाहौर में भी वही ग्रुप कार्रवाई करवा रहा हो, वही गिरोह मुकदमे में मुद्दई हो और फैसलाबाद में भी हो तो वही मुद्दई? मजे वाली बात है, मैंने जो आपको नाम दिए वो कारे के हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। मैंने तो उस रिपोर्ट में से कुछ कागज निकाल लिए, की तो बात ध्यानती होती है ना, निकाल लेना, लेकिन हमने खबर देनी होती है, हमारे पास चीज़ होती है। निकाली तो मैंने तो कल जाके पूछना है उस महकमे से भी कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। 6 महकमों के मेरे पास आई, तो मैंने 6 की 6 महकमों से पूछनी है कि जब आपकी पहली इंक्वायरियाँ अगर गलत थी तो फिर दूसरी इंक्वायरी किस तरह दुरुस्त होगी, तीसरी इंक्वायरी किस तरह दुरुस्त होगी? फिर यही लोग, इनके अगर इन सब के दिलों में दर्द है तो फिर मुलज़म बच के क्यों जाता है ऐसा? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक बहुत बड़ा सवाल कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे वक्त में कि जब इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है तो असल जो मजलूम है उसको इंसाफ नहीं मिलता और इस तरह के गिरोह अपना फायदा उठाकर किसी मजलूम का भी हक मार लेते हैं।